श्री ए इज़ द ओनर ऑफ द हाउस विच इज़ लेट आउट। तो वंस अगेन अभी भी हम क्या कैलकुलेट करें स्टूडेंट, दैट इज़ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल इनकम लेट आउट फॉर 2 years ऑन अ मंथली रेंट। तो ये क्या दिया आपको, मंथली रेंट दैट इज़ 24,000। एक्सपेंस इंकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस आर एज फॉलो। तो मंथली रेंट उनको मिल रहा है मिस्टर ए को दैट इज़ 24,000। फिर एक्सपेंस के जो हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दिया था, लेट आउट किया था, उस हाउस प्रॉपर्टी से मंथली रेंट कितना मिल रहा है, दैट इज़ 24,000। अब एक्सपेंस उस हाउस प्रॉपर्टी पे कौन कौन से एक्सपेंस किए मिस्टर ए ने, तो देखो सबसे पहले नंबर 1 दैट इज़ नंबर 1 टेनेंट्स बर्डन, लोकल टैक्स पेड बाय टेनेंट। देखो एक आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि प्रीवियस ईयर में जो टेनेंट था, जो किराएदार था, रेंट पे रह रहा था, उस पर्सन ने 24,000 लोकल टैक्स दैट इज़ म्यूनिसिपल टैक्स भी बोल सकते हो उसको, वो पेड किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस दैट इज़ 35,000। कलेक्शन चार्ज 3,000, ग्राउंड रेंट 3,000, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 एंड रिपेयर्स 12,000। फिर क्या लिखा है देखो, दैट इज कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जो हम स्टेप फॉलो करते थे कि सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करना है, तो फिर हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से 2 डिडक्शन मिलते हैं, दैट इज़ अंडर सेक्शन 24A, दैट इज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, एंड नंबर 2 वाला डिडक्शन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड, दैट इज़ अंडर सेक्शन 24B। उस पर्टिकुलर हिसाब से जानना है। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, इस एग्जाम्पल में GAV कैलकुलेट करना है, दैट इज़ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और GAV कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओरली वंस अगेन याद कर लेते फटाफट कि फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। फिर एक्सपेक्टेड रेंट 1, इट मीन्स स्टेप नंबर 1 का जो आंसर है वो स्टेप नंबर 2 में किसके साथ कंपेयर करते थे, स्टैंडर्ड रेंट, एंड विच एवर इज लोअर। फिर स्टेप नंबर 2 के आंसर को हम क्या बोलते थे, एक्सपेक्टेड रेंट 2, और उसकी कंपैरिजन करते थे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल और विच एवर इज हायर, हायर, लोअर और हायर। और कौन सी कंपैरिजन करनी है वो भी मैंने आपको बताया था, और इसके हिसाब से हम क्या कैलकुलेट करते थे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये 6 इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा अर्निंग कैपेसिटी जो आपको दी है वो सिर्फ एक ही दी है। देखो मंथली रेंट दैट इज़ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आपको बोल सकते हो कि मिस्टर ए ने रेंट पे कितना रेंट पे हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया था, दैट इज़ मंथली रेंट 24,000। उसके अलावा अगर आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो आपको फेयर रेंट भी नहीं दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यू भी नहीं दिया है, और स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं दिया है। तो हम वो स्टेप फॉलो करोगे तो भी आपका आंसर तो क्या आएगा, आप एक ही स्टेप में उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो लेंथी प्रोसेस थी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, वो आप फॉलो कब करना, जब आपको फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, फिर म्यूनिसिपल वैल्यू प्रोवाइडेड किया हो, फिर वैकेंसी पीरियड प्रोवाइड किया हो, अनरियलाइज रेंट प्रोवाइड किया हो, फिर आपको एक्सपेंस फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू टेनेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो, तब आपको क्या करना है कि ये देखो ये वाले फॉर्मेट में पूरा कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट पूरा, पर अभी क्या है कि इसमें से देखो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है यहाँ पे, उसमें से सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, दैट इज़ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, वो मंथली, और रिमेनिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन है कि लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं है, फिर अनरियलाइज रेंट नहीं दिए, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं, फेयर रेंट नहीं है। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि GAV इज इक्वल टू, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ GAV दैट इज मंथली रेंट कितना था 24,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना आंसर है देखो 2,88,000। यही GAV बन जाएगा 2,88,000। कैसे डायरेक्टली कैलकुलेट किया, क्योंकि कंपैरिजन करनी है स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, फिर फेयर रेंट, फिर लॉस ड्यू टू वैकेंसी एडजस्ट करना था GAV कैलकुलेट करने के लिए,
फिर अनरियलाइज रेंट एडजस्ट करना था, फिर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अगर टेनेंट को प्रोवाइड करने के लिए कुछ एक्सपेंस किए होते हैं ओनर ने तो वो भी ARM में से माइनस करते हैं। पर ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है GAV कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज़ 24,000 मंथली रेंट। तो डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,88,000। स्टूडेंट तो आप स्टेप क्या करना कि जरूरी नहीं कि हर एक एग्जांपल में आप वो मैंने जो मेथड पढ़ा है कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे तब आपको वो वाले स्टेप फॉलो करने हैं GAV कैलकुलेट करने के लिए। अदरवाइज आप एक ही इन्फॉर्मेशन है तो डायरेक्टली यू कैन राइट हियर और इसके मार्क्स आपके कटेंगे नहीं कि डायरेक्टली GAV लिखने से, क्योंकि क्या लिखना है, अगर यहाँ पे ऐसा हो तो आप क्या करना, नोट्स लिख देना। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू नॉट प्रोवाइडेड। ये तीनों इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ही नहीं है, इसलिए हमने क्या किया कि जो हमारा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल होगा दैट इज़ 24,000 पर मंथली मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ दैट इज़ 2,88,000, वही हमारा क्या बन जाए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर माइनस क्या करते हैं यहाँ पे, लेस दैट इज़ म्यूनिसिपल टैक्स, और वो भी क्या था, पेड बाय ओनर, या फिर आप बोल सकते हो असेसी। तो म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने पर कौन सा वाला स्टूडेंट, जो एक्चुअल में पेड हुआ हो और जो ओनर ने पे किया हो। कुछ कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि वाइल रिड्यूसिंग म्यूनिसिपल टैक्स कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। तो देखो ये वाली इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे थोड़ा और डिस्कस कर ले ताकि याद रह जाए हमें। देखो म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड करंट प्रीवियस ईयर, तो आपके लिए रिलेवेंट और करंट प्रीवियस ईयर कौन सा है, दैट इज 2020-21। तो करंट प्रीवियस ईयर का म्यूनिसिपल टैक्स पे किया हो ओनर ने, एक्चुअल में पेड कर दिया हो, या फिर करंट प्रीवियस ईयर 2020-21 के आगे के किसी भी साल का, देखो क्या लिखा है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो अगर वो पेड कर दिया है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, और वो भी किसने, देखो ओनर और असेसी, तो आप रिड्यूस कर सकते हो। फिर देखो रिमेनिंग 3 पॉइंट कौन से थे, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट कैन नॉट बी रिड्यूस, और इसके पीछे रीज़न क्या है स्टूडेंट, कि म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा है किराएदार और डिडक्शन किसको चाहिए, ओनर को। तो ऐसा डिडक्शन नॉर्मली नहीं मिलना चाहिए अगर हम लॉजिकली सोचे तो। ऑन पेड म्यूनिसिपल टैक्स, तो म्यूनिसिपल टैक्स एक्रू तो हो गया, आपको पे करना था पर आप अभी पे नहीं कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि देखो म्यूनिसिपल टैक्स पेड तो कर दो, आउटस्टैंडिंग पे हम डिडक्शन क्यों दें आपको। तो हो सकता है कि इस रूल्स की वजह से डिडक्शन लेने के लिए ओनर या असेसी टैक्स पे कर दे डिडक्शन लेने के लिए। तो ये इसलिए ये रूल्स बना है कि ऑन पेड म्यूनिसिपल टैक्स पे कभी भी आपको म्यूनिसिपल टैक्स माइनस नहीं कर सकते। और एडवांस, तो 2020-21 तब तक आपका क्या रहेगा स्टूडेंट, एक्रूड रहेगा। अगर आप 2024-25 का पे कर देते हो एज अ ओनर, एक्चुअल में पेड कर दिया एडवांस में, तो ऐसा डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये रूल्स याद रखने थे। अभी 1 सेकेंड यहाँ पे देखो, तो क्या लिखा है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर और असेसी, और वो भी कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो और डिटेल लिखते हैं, करंट प्रीवियस ईयर और प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर करंट प्रीवियस ईयर दैट इज 2020-21 या उसके आगे का आउटस्टैंडिंग जितना भी हो, अगर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर पे कर दिया तो वो डिडक्शन मिल सकता है। तो एग्जांपल में देखो नंबर 1, वेट, देखो क्या लिखा है, टेनेंट बर्डन, क्या लिखा है, लोकल टैक्स, और उसको म्यूनिसिपल टैक्स भी बोल सकते हो। तो लोकल टैक्स पेड बाय टेनेंट 24,000। अब स्टूडेंट आप मुझे बताओ क्या रिड्यूस कर सकते हो उसको, यस और नो? नो, ओके। अभी मैंने आपको रूल्स बताया, तो लोकल टैक्स पेड बाय असेसी और ओनर कैन बी रिड्यूस, बट लोकल टैक्स और म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट वो कभी भी आपको रिड्यूस नहीं करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो लिख देते डैश, तो नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा आपको दैट इज NAV। तो सेम आएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू दैट इज 2,88,000। फिर डिडक्शन मिलने, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो टाइटल दैट इज डिडक्शन। फर्स्ट डिडक्शन यहाँ पे लिखते हैं नंबर 1 दैट इज अंडर सेक्शन 24A
और दूसरा डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे, दैट इज़ अंडर सेक्शन 24B। ये दोनों डिडक्शन सही तरीके से कैलकुलेट करते हो तो आपको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A कब मिलता है वो मैंने आपको बताया था, देखो वंस अगेन ये रहा, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बोल सकते हो उसको। अगर यहाँ पे लिखना हो डिटेल में तो लिख देते पहले, देखो दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब गवर्नमेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों देता है तो इसका रीज़न यहाँ पे देखो ये रहा। तो वंस अगेन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, देखो दैट इज 30% ऑफ NAV। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में क्या करना है कि NAV के 30% डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेने, चाहे आपने एक्सपेंस कोई भी किया हो वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे एक्सपेंस हाउस प्रॉपर्टी के पीछे आपने कोई एक्सपेंस किया है या नहीं किया है। देखो क्या लिखा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय टैक्स पेयर ऑन द हाउस फॉर विच टैक्सेबल इनकम इज कैलकुलेटेड। तो जिस हाउस प्रॉपर्टी का आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो उस हाउस के पीछे क्या करता है, कोई कुछ टाइम ओनर या असेसी कुछ एक्सपेंस करता है, लाइक घर को पेंट करवाया उसने या उसका इंटीरियर डेकोरेशन था वो थोड़ा चेंज किया, फर्नीचर करवाया घर में, या फिर विंडो या जो डोर थे वो चेंज करवाए, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी बोल सकते हो। तो जो हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो उस हाउस प्रॉपर्टी में अगर ओनर या असेसी कुछ एक्सपेंस करवाता है, कुछ एक्सपेंस करता है, तो ये एक्सपेंस उसका एक वैलिड एक्सपेंस से डिडक्शन मिलना चाहिए। पर अब देखो एक्सपेंस अलग अलग असेसी या ओनर अलग अलग करेंगे, कि ऐसा तो नहीं है कि हाउस प्रॉपर्टी में एक्सपेंस सारे असेसी का सिमिलर रहेगा या कोई नहीं भी करेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वैलिड डिडक्शन हम कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि घर पे हर एक के घर पे जाके देखेंगे कि देखो आपने प्रीवियस ईयर में आपके हाउस प्रॉपर्टी में कितना एक्सपेंस करवाया, हमें डिटेल दो, फिर हम उसके हिसाब से आपको डिडक्शन देंगे। तो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल ही नहीं कि हर एक हाउस प्रॉपर्टी को वो पर्सनली जाके चेक करे और बता पाए कि हाँ कितना एक्सपेंस किया है प्रीवियस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी के पीछे, हमें बताओ, उसके हिसाब से हम डिडक्शन देंगे। ओके, कुछ गलत भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ने रूल्स क्या बनाया कि चाहे आप एक्सपेंडिचर करो हाउस प्रॉपर्टी में प्रीवियस ईयर में या ना करो, हम क्या करेंगे आपको NAV जो आपका है उसका 30% डायरेक्टली डिडक्शन दे देंगे ऐसे एक्सपेंस के लिए। तो इसीलिए लिखा है देखो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, चाहे आप एक्सपेंडिचर करो या ना करो। पर नॉर्मली कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं तो ये वाले देखो, इंश्योरेंस घर का लिया है, ग्राउंड रेंट है, लैंड रेवेन्यू, रिपेयर, कलेक्शन चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सैलरी टू लिफ्टमैन एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं हाउस प्रॉपर्टी जिसका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करे उसके पीछे ओनर या असेसी एक्सपेंस करता है। तो देखो क्या लिखा है, नो सेपरेट डिडक्शन कैन बी क्लेम एज इट इज़ गिवन एज अ 30% ऑफ NAV। तो फिर अगर 30% ऑफ NAV आपको दे दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन तो फिर ये लैंड रेवेन्यू, ग्राउंड रेंट या फिर कलेक्शन चार्ज का अलग से फिर आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट क्या बोलेगा, देखो 30% ऑफ NAV स्टैंडर्ड डिडक्शन हम क्यों दे रहे हैं, इसी सारे एक्सपेंस के लिए ही हम दे रहे हैं। तो अभी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया आपको तो फिर ये अलग से क्यों माइनस करोगे आप, वो माइनस नहीं कर देंगे। तो इसीलिए देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, तो वो तो बात की बात है, पर कलेक्शन चार्ज तो अलग से आप माइनस कर सकते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलेगा ये वाला। बताओ स्टूडेंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन में कवर हो जाएगा, यस और नो? हाँ, तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन में कवर होगा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, दैट इज 30% ऑफ NAV। तो ये अलग से माइनस नहीं करना है, भले ही क्लेम किया है पर उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन है। कलेक्शन चार्ज तो दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिखा था वहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन में, दैट इज स्टैंडर्ड। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस तो वो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलता है। तो देखो ये 4 एक्सपेंस है उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब आप ऐसा मत करना कि सर 3000 3000 6000 प्लस 6000 दैट इज 12000 एंड 12000 24,000 हमें लिखना है, ऐसा नहीं है। ये एक्सपेंस चाहे आप किए हो या ना भी किए हो एक्चुअल में, फिर भी क्या होगा, ये सारे एक्सपेंस के लिए गवर्नमेंट क्या करती है आपको, दैट इज़ के NAV के 30% डिडक्शन देती है, कि वो आपको वेरीफाई करने नहीं आएंगे कि ये सारे एक्सपेंस हुए या नहीं हुए। अगर नहीं भी किया, एक भी एक्सपेंस नहीं किया होता आपने, फिर भी आपको 30% ऑफ NAV, कि एज्यूम करो कि ये 4 इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे 3 4 5 6 वो लिखी भी नहीं है यहाँ पे, फिर भी आपको क्या मिल जाता कि 30% ऑफ NAV स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता। क्यों, बिकॉज नोट्स में क्या लिखा है देखो, वंस सेकेंड रीड करो ध्यान से। तो
इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, चाहे आप एक्सपेंडिचर उसके लिए, पर ये एक्सपेंडिचर के लिए वो आपको डायरेक्टली दे देंगे, चाहे एक्सपेंडिचर करो या ना करो या फिर अमाउंट कितना भी हो, पर उसके लिए फिर अलग से सेपरेट डिडक्शन आपको नहीं मिल सकता। तो ये 4 देखो हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम कहाँ पे आए थे, देखो NAV कैलकुलेट किया था और स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन रूल्स का उसका 30% ऑफ NAV। तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं दैट इज 2,88,000 के कितने कैलकुलेट करने स्टूडेंट, 30%, तो 0.30। तो देखो आंसर कितना है आपका, दैट इज 86,400। तो वही अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे 86,400 अंडर सेक्शन 24B। तो 24B कब मिलता है, तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड के लिए, तो ये क्या है, इसके पीछे ये डिडक्शन देने के पीछे रीज़न क्या है स्टूडेंट। तो जो हाउस प्रॉपर्टी का हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं वो ओनर ने आइदर परचेज की होगी और रेडीमेड हाउस प्रॉपर्टी, या फिर उसने खुद कंस्ट्रक्शन करवाया होगा। तो जब हाउस प्रॉपर्टी ओनर ने परचेज की होगी या कंस्ट्रक्शन करवाया होगा, तब क्या किया होगा, उनके पास पैसे होंगे, मे बी हो सकता है 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, डिपेंड ऑन हाउस प्रॉपर्टी। तो वो पैसे उनके पास इतने नहीं थे, तो उसने क्या किया कि वो हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए बैंक में लोन लिया था पास्ट में, और उस लोन पे वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, पास्ट में भी कर रहा था और अभी भी कर रहे हैं। तो ये भी एक वैलिड डिडक्शन है, ये मिलना चाहिए, बिकॉज जो हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू इनकम जनरेट कर रहे हैं वो हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए और उस हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए कुछ एक्सपेंस लोन लिया था और उस लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो दैट इज़ योर वैलिड एक्सपेंस। तो ऐसा भी डिडक्शन मिलना चाहिए। तो वो डिडक्शन कहाँ पे मिलता है, अंडर सेक्शन 24B। तो एग्जाम्पल में देखो डायरेक्टली आपको अमाउंट दे दिया है, ये रहा नंबर 2 देखो ये वाली इंफॉर्मेशन। नंबर 2 में क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, तो दैट इज़ योर वैलिड एक्सपेंस। तो ये वाला डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कितना अमाउंट है, दैट इज़ 35,000। तो लिखते हैं यहाँ पे इनर कॉलम में 35,000। फिर टोटल डिडक्शन आउटर कॉलम में निकालेंगे, दैट इज़ आंसर कितना आएगा, देखो 86,400 प्लस 35,000, तो 1,21,400 आंसर आएगा, 1,21,400। फिर क्या करना है, NAV में से ये दोनों डिडक्शन माइनस करने, तो दैट इज़ 2,88,000 माइनस 1,21,400। तो अमाउंट कितना आएगा, 1,66,600 लिख रहे हैं यहाँ पे, 1,66,600, सॉरी यहाँ पे 600, और सामने लिखेंगे यहाँ पे दैट इज़ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट ये वाला।